एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अंकिता पांडे और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 का लेक्चर 4। हमने ऑलरेडी लोकल कमिटी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज जो पूरा कंप्लेंट है ना, कंप्लेंट के बारे में ही हमारा पूरा चैप्टर 4 होगा। हम देखेंगे कैसे कंप्लेंट लिखते हैं, क्या पूरा प्रोसीजर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन 9 है वो बताता है अबाउट कंप्लेंट ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो इसमें ये कहा जाता है कि कोई भी अग्रीव्ड वुमेन कौन, जिसको हम लोग ने सेक्शन 2 क्लॉज ए में पढ़ा था, ठीक है, कि अग्रीव्ड वुमेन कौन कौन होता है। ठीक है, कोई भी अग्रीव्ड वुमेन राइटिंग में एक कंप्लेंट दे सकती है सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के बारे में। किसको? टू द इंटरनल कमिटी, अगर वहाँ पे इंटरनल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड है। अगर वहाँ पे इंटरनल कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है तो लोकल कमिटी को। ठीक है, और कितने टाइम पीरियड में दे सकती है? जब भी उसके साथ इंसिडेंट हुआ उसके 3 महीने के भीतर ही उसको ये सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट इन रिटन देना है। ठीक है, और अगर मान लीजिए उसके साथ एक से ज़्यादा इंसिडेंट हुए हैं, मीन्स जैसे उसके साथ एक सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट हुए हैं कि एक बार उसका सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुआ, एक सीरीज़ में बहुत बार उसके सेम पे सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, तो जो भी इंसिडेंट, मीन्स मान लीजिए 4 इंसिडेंट हुए हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, तो जो लास्ट इंसिडेंट है, जब लास्ट बार उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, उस डेट से 3 महीने के भीतर उसको ये कंप्लेंट लिखवानी होगी। ठीक है, तो फिर से समझा देती हूँ। कंप्लेंट जो है सेक्सुअल हरासमेंट की कैसे होता है? कोई भी अग्रीव्ड वुमेन है, अग्रीव्ड वुमेन का आप डेफिनेशन क्लॉज में जाके देखिए कौन कौन उसमें आता है। उसमें दो जगहों के लिए दिया है, वर्क प्लेस है या फिर ड्वेलिंग हाउस है। ठीक है, तो जो भी अग्रीव्ड वुमेन होगी वो राइटिंग में दे सकती है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में कंप्लेंट। मीन्स अगर उसके साथ वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो इसकी कंप्लेंट क्या है, इंटरनल कमिटी को या तो दे सकती है इन रिटन, या फिर अगर उस जगह पे इंटरनल कमिटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई है, जैसे हम लोग ने पढ़ा है ना कि कहीं पे इंटरनल कमिटी होती है तो कहीं पे लोकल कमिटी होती है। ठीक है, ये आप पिछले वाले लेक्चर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लोकल कमिटी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लोकल कमिटी होती है और पर्टिकुलर सिचुएशन में इंटरनल कमिटी होती है। ठीक है, तो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कमिटी है तो ठीक है, नहीं तो लोकल कमिटी के पास वो जाएगी। अब देखिए, इंटरनल कमिटी तो ठीक है, लोकल कमिटी तब बनती है या तो जब वर्कर्स का नंबर 10 से कम हो या फिर जो कंप्लेंट हो वो एम्प्लॉयर के ही खिलाफ हो। ठीक है, तो अगर इंटरनल कमिटी है तो ठीक है, नहीं तो लोकल कमिटी के पास जाएगी। और कितना टाइम पीरियड दिया जाएगा उसको अपनी कंप्लेंट लिखवाने के लिए? जिस दिन उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है उसके 3 महीने के भीतर उसको कंप्लेंट करना है। और अगर उसके साथ एक से ज़्यादा इंसिडेंसेस हुए हैं सेक्सुअल हरासमेंट के, तो जो लास्ट डेट था ऐसे इंसिडेंट का, जिस दिन लास्ट बार उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, अगर एक सीरीज़ ऑफ केसेस हुए हैं उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट के, तो जिस दिन लास्ट डेट थी उस दिन से 3 महीने तक वो कंप्लेंट कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सेप्शन दिया है कि मान लीजिए वेयर सच कंप्लेंट कैन नॉट बी मेड इन राइटिंग। अगर कहीं पे ऐसा है कि कंप्लेंट को इन राइटिंग नहीं दिया जा सकता है, तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मेंबर है इंटरनल कमिटी का, या फिर जो भी चेयरपर्सन है या मेंबर है लोकल कमिटी का, वो उस जो कंप्लेनेंट वुमेन है उसको सारी तरीके का असिस्टेंट देगा। यहाँ एक्सेप्शन में ये दिया गया है कि मान लीजिए कहीं पे कंप्लेंट इन राइटिंग नहीं की जा सकती है, या कहीं पे ऐसा कोई सिचुएशन होता है जहाँ पे कंप्लेंट को राइटिंग में नहीं किया जा सकता है, तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मेंबर होगा इंटरनल कमिटी का, या फिर जो भी चेयरपर्सन या मेंबर होगा लोकल कमिटी का। आपको पता है ना, इंटरनल कमिटी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर और मेंबर्स होते हैं, और लोकल कमिटी में चेयरपर्सन और मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये लोग का ये काम होता है कि वो जितनी भी असिस्टेंस प्रोवाइड करवा पाएँ उस महिला को फॉर मेकिंग द कंप्लेंट इन राइटिंग, उतना प्रोवाइड कराते हैं। मतलब अगर कंप्लेंट राइटिंग में नहीं हो पाई है तो ये इन लोगों का काम होता है कि वो महिला को हेल्प करें कि वो अपनी कंप्लेंट राइटिंग में दे पाए। ठीक है, अब और प्रोविजन में क्या है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट द इंटरनल कमिटी or as the case may be the local committee may for reasons to be recorded in writing
extend the time limit not exceeding 3 months if it is satisfied that the circumstances was such which prevented the women from filing a complaint within the said period. अब यहाँ पे ये कहा गया है कि बहुत सारे एक्सेप्शनल केस होंगे जहाँ विमेन के साथ ऐसा सेक्शुअल हरासमेंट हुआ होगा जिसकी वजह से वो क्या होगा, या फिर कोई ऐसा रीज़नेबल कॉज होगा जिसकी वजह से वो वुमेन 3 महीने के अंदर अपनी कंप्लेंट नहीं लिखवा पाई होगी। तो इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी के पास ये पावर है कि वो राइटिंग में जो भी रीज़न था उस वुमेन का कि वो 3 महीने में क्यों कंप्लेंट नहीं लिखवा पाई, उस रीज़न को रिकॉर्ड करने के बाद जो टाइम लिमिट दिया गया है ना कि 3 महीने के अंदर कंप्लेंट करना है, उस 3 महीने के टाइम को वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जो है प्रोवाइड इसलिए करवाया गया है ये फैसिलिटी क्योंकि बहुत बार जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि विमेन उसमें हो सकता है जिस दिन उनके साथ इंसिडेंट हुआ उसके 3 महीने तक वो बाहर ही ना आ पाई हो उस ट्रॉमा से, या वो किस तरह बीमार हो, या कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है, कोई रीज़नेबल कॉज ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से वो कंप्लेंट लिखवाने ना आ पाए। तो ऐसे केसेस में ताकि जस्टिस किया जा सके ऐसे केसेस में भी, इसलिए ये इंटरनल कमिटी या लोकल कमिटी को पावर दी गई है कि वो राइटिंग में एक जगह रीजंस लिख देंगे कि क्यों इनका जो कंप्लेंट था वो 3 महीने में नहीं आया, और उसके बाद जो टाइम लिमिट हमने दी है ना 3 महीने वाली, उसको वो इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, वेयर द एग्रीव्ड वुमेन इज अनएबल टू मेक अ कंप्लेंट ऑन अकाउंट ऑफ हर फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी और डेथ और अदरवाइज हर लीगल हेयर और सच अदर पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड मे मेक अ कंप्लेंट अंडर दिस सेक्शन। तो मान लीजिए अग्रीव्ड वुमेन जो है जिसके साथ जो विक्टिम है वो कंप्लेंट नहीं कर पा रही है, क्यों? क्योंकि या तो वो किसी तरह फिजिकली इम्पेयर्ड है या फिर मेंटली वो केपेबल नहीं है वहाँ आने की। हो सकता है जैसे बहुत बार होता है सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं तो या तो वो फिज़िकल इंजरी किसी तरीके की उनके हो, या फिर हो सकता है किसी तरीके से वो किसी मेंटल ट्रॉमा मेंटल डिप्रेशन में हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इफ़ेक्ट्स ऑफ दैट इंसिडेंट, या फिर हो सकता है उनकी डेथ हो चुकी हो। ऐसे कोई भी अगर केस होता है तो उनकी जगह पे कोई और पर्सन जो भी प्रिस्क्राइब्ड होता है वो कंप्लेन कर सकता है। अब उसमें कौन हो सकता है? उनके लीगल एयर्स हो सकते हैं। लीगल एयर्स मतलब जो भी पर्सन उनकी प्रॉपर्टी को सक्सीड करता है, या तो विल के थ्रू या तो लॉ के थ्रू, जैसे भी जो भी पर्सन उनको सक्सीड करता है वो उनका लीगल एयर कहलाता है। ठीक है, या फिर कोई भी और पर्सन जो भी प्रिस्क्राइब्ड हो वो इस सेक्शन के तहत आके उनके तरफ से कंप्लेंट कर सकता है। ठीक है, अब जो सेक्शन 10 है वो कंसिलिएशन की बात करता है। अब कंसिलिएशन आपको पता होगा एक तरीके का ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है जहां पार्टीज़ जो हैं किसी डिस्प्यूट को ख़त्म करने की या डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करती हैं एक कंसिलिएटर को यूज़ करके। ठीक है, जो कि दोनों पार्टीज़ से मिलता है, सेपरेटली भी मिलता है, साथ में भी मिलता है, और उनके डिफरेंसेस को रिजॉल्व कराने की कोशिश करता है। ठीक है, तो कंसिलिएशन पूरा एक तरीके का ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। तो अगर इंटरनल कमेटी या फिर अगर इंटरनल कमेटी नहीं है वहाँ पे, तो जो भी लोकल कमेटी है वो कोई भी इंक्वायरी को सेक्शन 11 के अंडर, सेक्शन 11 क्या है? इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट की बात करता है। तो जो भी इंटरनल कमेटी है या फिर अगर वहाँ इंटरनल कमेटी नहीं है तो जो भी लोकल कमेटी है वो कोई भी इंक्वायरी को इनिशिएट करने से पहले, मतलब स्टार्ट करने से पहले, वो अग्रीव्ड वुमेन की रिक्वेस्ट पे ये स्टेप ले सकती है कि वो उसके अग्रीव्ड वुमेन और रिस्पोंडेंट के बीच के जो भी डिफरेंसेस हैं उनको थ्रू कंसिलिएशन सेटल कर सकती है। ठीक है, तो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी के पास ये ऑप्शन होता है कि अपनी इंक्वायरी को इनिशिएट करने से पहले अगर जो अग्रीव्ड वुमेन है उनसे रिक्वेस्ट करती है तो वो अग्रीव्ड वुमेन और रिस्पोंडेंट के बीच की जो भी डिफरेंसेस होते हैं उसको कंसिलिएशन के थ्रू, मतलब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड को यूज़ करके भी सॉल्व करवा सकती है या मैटर को सेटल करवा सकती है। ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहा गया है कि कोई मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होगा। ठीक है, मॉनेटरी सेटलमेंट कोई भी नहीं होगा, शैल बी मेड एज अ बेसिस ऑफ कंसिलिएशन। मतलब यहाँ पे ये बात किया गया है कि मॉनेटरी मीन्स मनी से रिलेटेड कोई सेटलमेंट यहाँ करने की बात नहीं की जा रही है। डिफरेंसेस रिजॉल्व करने की बात की जा रही है, लेकिन मॉनेटरी सेटलमेंट की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, फिर दिया है वेयर सेटलमेंट हैज़ बीन अराइव्ड एट अंडर सबसेक्शन 1, internal committee or the local committee as the case may be shall record the settlement so arrived
and forward the same to the employer or the district officer to take action as specified in the recommendation. तो अब मान लीजिए कि जब वुमेन ने रिक्वेस्ट कर ली कि हमें कंसिलिएशन से ये सब सॉल्व करना है और कंसिलिएशन से आप किसी सेटलमेंट पे आ गए, तो जो इंटरनल कमेटी है या लोकल कमेटी है वो क्या करेगी, जो भी सेटलमेंट हुआ है उसको रिकॉर्ड करके उसको किसके पास भेज देगी, जो भी एम्प्लॉयर था या तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये सेक्सुअल हरासमेंट का इंसिडेंट हुआ था, या फिर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हो। अब ये क्या होगा, इसलिए इनको भेजा जाता है एम्प्लॉयर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, क्योंकि उसमें क्या करना है वो स्पेसिफाइड होता है। मीन्स उस रिकमेंडेशन में ये स्पेसिफाइड होता है कि उनको आगे क्या एक्शन लेना है। ठीक है, तो कंसिलिएशन में क्या सेटलमेंट पे पहुंची हैं पार्टीज़, वो उनको फॉरवर्ड कर देना होता है एम्प्लॉयर या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को, ताकि वो आगे एक्शन ले पाएँ। ठीक है, फिर जो इंटरनल या लोकल कमिटी होती है ना, वो shall provide the copies of settlement as regarded in subsection 2 to the aggrieved women and respondent। मतलब कि दो पार्टीज़ के बीच में जो सेटलमेंट हुआ है उसकी कॉपी दोनों पार्टीज़ को दी जाएगी, अग्रीव वुमेन को भी दी जाएगी और जिसके खिलाफ कंप्लेंट थी उसको भी दी जाएगी। जहाँ पे एक सेटलमेंट हुआ है ना सबसेक्शन 1 के अंडर, उसमें कोई भी आगे इंक्वायरी नहीं की जाती है बाय द इंटरनल कमेटी या द लोकल कमेटी। अब कहीं पे सेटलमेंट हो गया है कंसिलिएशन के थ्रू, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कोई फर्दर इंक्वायरी जो है इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एक सेटलमेंट हो चुका है। सेक्शन 11 जो है इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट की बात करता है कि अगर इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है, जैसे हो सकता है बीच में कंसिलिएशन के लिए बोल दे वुमेन कि हमें कंसिलिएशन के थ्रू सॉल्व करना है डिस्प्यूट, अगर नहीं होता है तो क्या है, इंक्वायरी स्टार्ट होगी ना। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 मीन्स बीइंग डिपेंडेंट अपॉन दिस सेक्शन, जो इंटरनल कमिटी है या जो लोकल कमिटी है एज द केस में बी शैल वेयर द रिस्पोंडेंट इज एन एम्प्लॉय proceed to make inquiry into complaint in accordance with the provision of service rule applicable to the respondent, and where no such rules exist, in such manner as may be prescribed in a case of domestic worker। तो इंटरनल कमेटी या जो भी लोकल कमेटी होगी, अगर मान लीजिए रिस्पोंडेंट जो है एक एम्प्लॉय है, मतलब जिसके खिलाफ कंप्लेंट गई है वो एक एम्प्लॉय है, तो वो इंक्वायरी करेगी कंप्लेंट में किस रूल्स के हिसाब से, सर्विस रूल्स के हिसाब से। हर जगह सर्विस रूल्स होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पर्टिकुलर सर्विस रूल्स होते हैं, उन प्रोविजंस के हिसाब से जो भी इंक्वायरी करनी होगी कंप्लेंट में। मतलब कंप्लेंट आ गई है तो अब हमें इंक्वायरी तो बिठानी पड़ेगी ना कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वो जानने के लिए, तो वो सर्विस रूल्स को फॉलो करते हुए इंक्वायरी करेगी। और जहाँ पे ऐसे कोई रूल्स नहीं है वहाँ क्या होगा, एंड वेयर नो सच रूल्स एग्जिस्ट in such manner as may be prescribed, or in case of a domestic worker the local committee shall, if prima facie case exists, forward the complaint to the police within a period of 7 days for registering the case under 509 of the Indian Penal Code। ठीक है, और अगर ऐसा लगता है ऑन द, जब इंक्वायरी की जाती है तो लगता है कि ऑन द फेस ऑफ इट, मीन्स प्राइमा फेसी होता है ऑन द फेस ऑफ इट, केस को जब इंक्वायर किया गया तो उसी से अगर लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है, तो वो उस कंप्लेंट को किसके पास भेज देगी, पुलिस के पास भेज देगी। और उसको भेजने के लिए उसे 7 दिन दिए जाएंगे। और ये केस किसके अंडर रजिस्टर किया जाएगा, कि कौन सा चार्ज लगेगा, सेक्शन 509 लगेगा आईपीसी का। ठीक है, सेक्शन 509 जो है इंडियन पीनल कोड का, वो किससे रिलेटेड है, वर्ड, जेस्चर या एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। ठीक है, या फिर कोई भी और प्रोविज़न जो लगता है कि रेलेवेंट है इस पर्टिकुलर केस में। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो भी इंटरनल कमेटी है, लोकल कमेटी है, वो इंक्वायरी करेगी। ठीक है, इंक्वायरी करने के बाद अगर प्राइमा फेसी केस बनता है, अगर केस लगता है कि हाँ ऐसा केस बन रहा है, तो उस कंप्लेंट को पुलिस के पास फॉरवर्ड कर देगी विद इन अ पीरियड, कितने दिनों में, ये याद रखिएगा 7 दिनों में। और जो भी सेक्शन वहाँ पे अट्रैक्ट होगा, चाहे वो 509 हो या कोई और सेक्शन अगर वहाँ पे अट्रैक्ट होता है तो उसके अंडर, ठीक है, केस रजिस्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रोविजन में दिया है कि जहाँ पे एग्रीड वुमेन इन्फॉर्म करती है इंटरनल कमिटी को या लोकल कमिटी को, एज द केस में बी, दैट एनी टर्म्स एंड कंडीशंस
All the settlement arrived at under subsection 2 of section 10 has not been complied by the respondent, जो internal committee या local committee होगी shall proceed to make an inquiry into complaint or as the case may be forward the complaint to the police। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जब भी अग्रीव वुमेन, कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अग्रीव वुमेन ने पहले कंसिलिएशन का मेथड यूज़ कर लिया हो, लेकिन जो कंसिलिएशन में सेटलमेंट हुआ था, जो रिस्पोंडेंट है जिसके खिलाफ एक्यूजेशन था, वो उसको फॉलो नहीं कर रहा हो। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि जो अग्रीव वुमेन है वो इंटरनल कमेटी को इन्फॉर्म करेगी या लोकल कमेटी को इन्फॉर्म करेगी कि जो सेटलमेंट में हम लोग पहुँचे थे उससे जो है उसको रिस्पोंडेंट फॉलो नहीं कर रहा है। तो इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी क्या कर सकती है, या तो वो इंक्वायरी कर सकती है कंप्लेंट में, या फिर जैसा भी अगर प्राइमा फेसी केस बन रहा है तो उसको फॉरवर्ड कर सकती है, किसके पास, कंप्लेंट को पुलिस के पास फॉरवर्ड कर सकती है। तो वो उसके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर, आगे प्रोविजन में दिया है, वेयर बोथ पार्टीज आर एम्प्लॉयज़। मान लीजिए दोनों पार्टीज एम्प्लॉयज़ और दोनों पार्टीज काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो the parties shall during the course of inquiry be given an opportunity of being heard and a copy of the finding shall be made available to both the parties enabling them to make representation against the finding। ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। देखिए, जब भी दो लोग हैं जो कि एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो दोनों पार्टीज़ को पूरे इंक्वायरी के दौरान दोनों साइड की बातें सुनी जाएंगी, ठीक है। और दोनों साइड की बातों से जो जो चीज़ें पता चलेंगी, जो जो नए चीज़ें पता चलती जाएंगी हमें कि ये फाइंड हुआ, ये फाइंड हुआ, कोई भी नया एविडेंस सामने आया, कुछ भी जो भी उन्होंने बोला, जो अपने तरफ से जो भी एक दूसरे के ऊपर जो भी बोला कि मतलब ऐसा इंसिडेंट हुआ या ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, तो जो भी काउंटर किया एक दूसरे को, वो सारी फाइंडिंग्स को दोनों पार्टीज़ के साथ शेयर किया जाएगा, ताकि क्या है, अगर कोई किसी पे एक्यूजेशन लगा रहा है तो वो उसका जो है अपना डिफेंस तैयार कर पाए। दोनों ही पार्टीज़, मतलब दोनों पार्टी एक दूसरे पर जो भी एक्विजिशंस लगा रहे हैं तो वो उसके खिलाफ अपना डिफेंस तैयार कर पाए। तो क्या होगा कि दोनों साइड को सुना जाएगा और दोनों साइड की जो फाइंडिंग्स होगी वो दोनों पार्टीज़ को दी जाएगी, ताकि वो अपना डिफेंस तैयार कर सकें, ठीक है। ये वो अपना केस तैयार कर पाएँ, मेनली वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएँ कमेटी के सामने। Notwithstanding anything contained in section 509 वही, मतलब वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन। तो इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग, जो कि सेक्शन 509 ऑफ द इंडियन पीनल कोड में कहा गया है या है, द कोर्ट में व्हेन द रिस्पोंडेंट इज कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस ऑर्डर पेमेंट ऑफ सच सम as it may consider appropriate to the aggrieved woman by the respondent having regard to the provisions of section 15। section 15 में ना determination of compensation है, ठीक है। तो in spite of anything, जो भी section 509 में दिया है IPC का, the court जब respondent convict हो जाता है उस ऑफेंस का, मतलब जब प्रूव हो जाता है उसका ऑफेंस, तो वो कह सकता है रिस्पोंडेंट को कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन देने के लिए, किसको, अग्रीव्ड वुमेन को। और किस प्रोविज़न के तहत, सेक्शन 15 के तहत। सेक्शन 15 बात करता है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन के बारे में, कि कैसे कंपनसेशन डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो कन्विक्शन के बाद का ये है कि थोड़ा उसको कंपनसेशन भी दिया जा सकता है, किसको, अग्रीव्ड वुमेन को, जो भी एप्रोप्रिएट लगता है कोर्ट को वो दिलवा सकता है, ठीक है। अब लिखा है, फॉर द पर्पज़ ऑफ मेकिंग एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1, जो भी इंटरनल कमेटी है या लोकल कमेटी है, जैसा भी केस होगा उसके पास वो सारे पावर्स होंगे जो पावर्स किसी सिविल कोर्ट के पास होते हैं। किस कोर्ट के तहत, सीपीसी के तहत। तो आप सीपीसी जब पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं ना कि सिविल कोर्ट ये कर सकता है, सिविल कोर्ट वो कर सकता है। तो जो जो पावर्स वहाँ उसके पास होते हैं, सेम पावर किसके पास होता है, इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी के पास। तो इसमें बहुत सारे पावर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सिविल कोर्ट है, वो किसी से एविडेंस रिसीव कर सकता है, कोई डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है, किसी इंसान को कहीं बुला सकता है, कोई किसी भी विटनेस का अटेंडेंस समन कर सकता है। वही सब चीज़ें यहाँ पे भी है। तो वो क्या कर सकता है, किसी भी इंसान को बुला सकता है और उसकी अटेंडेंस को इन्फोर्स करा सकता है। मतलब इन्फोर्स कराने का मतलब होता है किसी इंसान को कोई रूल फॉलो करवाने के लिए, टू मेक पीपल ओबे अ रूल, ठीक है। तो वो होता है इन्फोर्स कराना। तो किसी इंसान को बुला सकता है, उसके अटेंडेंस को इन्फोर्स करा सकता है और उसको ऑन ओथ एग्जामिन भी कर सकता है, ठीक है। उसका एग्जामिनेशन ऑन ओथ भी कर सकता है।
उसके सिवा क्या कर सकता है, मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट है, तो डॉक्यूमेंट अगर चाहिए, उसको लगता है कि केस में चाहिए, कोर्ट को केस में चाहिए, तो कमिटी को केस में चाहिए, तो डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है, प्रोड्यूस करवा सकता है, ठीक है। और कोई भी मैटर, जितने भी पावर्स होते हैं ना सिविल कोर्ट के, जो मैंने अभी बताया, एविडेंस बुला सकता है, विटनेस बुला सकता है, पब्लिक रिकॉर्ड बुला सकता है, ऐसे कोई भी और मैटर जो भी उसको सिविल कोर्ट के जो भी उसको पावर्स को यूज़ करना हो वो कर सकता है। जो सेम सिविल कोर्ट का पावर होता है वही पावर इसको भी दिया जाता है। जैसे सीपीसी में सिविल कोर्ट का पावर है, वैसे इंटरनल कमेटी या लोकल कमेटी के पास भी पावर्स होते हैं। और ये इंक्वायरी कितने दिनों में कंप्लीट करनी होती है, ये याद रखिएगा, 90 दिनों का टाइम होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इंक्वायरी कितने दिन में कंप्लीट करनी होती है, 90 दिनों में। अब यहाँ मैंने ये चार्ट बना दिया, ये चार्ट आपको ईजिली एक्सप्लेन कर देगा जो मैं अभी तक समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले क्या है, एसएच इंसिडेंट कंप्लेंट। एसएच मीन सेक्सुअल हरासमेंट का इंसिडेंट कंप्लेंट हुआ, इंक्वायरी स्टार्ट करने से पहले, अभी देखिए आईसीसी है लिखा, तो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की यहाँ बात की जा रही है, ठीक है, कोई भी कमेटी हो सकती है। उसकी कंप्लेंट इंक्वायरी से पहले कंसिलिएशन हो सकता है दोनों पार्टीज़ के बीच में, अगर कंप्लेनेंट कहती है तो, ठीक है। फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो इंक्वायरी की जाएगी, फिर जो भी फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस होंगे कमेटी की वो मैनेजमेंट को भेजे जाएंगे, और उसके बाद उस पर्सन पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, उस इंसान के खिलाफ जिसके खिलाफ कोई भी एक्यूजेशंस अगर प्रूफ हो गए तो इंक्वायरी होगी, उसमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलेंगे, कमेटी कुछ डिसाइड करेगी, फिर वो सब किसके पास जाएगा, मैनेजमेंट के पास जाएगा कि क्या मिला, और मैनेजमेंट जो है उस इंसान के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेगा, जो भी एक्शन, जो भी पनिशमेंट या सस्पेंड करना या जो भी करना हो वो एक्शन लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में क्या दिया गया है कि फाइंडिंग एंड रिकमेंडेशन जो भी कमेटी को मिला वो दोनों पार्टीज़ के बीच में डिस्कस होगा, वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशन, मान लीजिए अगर कमेटी को ये पता चलता है कि ये जो पूरी कंप्लेंट है ये मैलिशियस थी, फ्रॉडुलेंट थी, ये गलत इंटेंशन से की गई कंप्लेंट थी, मतलब जो इंसान था उसने झूठ मूठ का दूसरे पे इल्ज़ाम लगाया है, तो उस इंसान के खिलाफ भी क्या होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो साइड है वो आपको ये बता रहा है कि सबसे पहले कंप्लेंट को इंसिडेंट के 3 महीने में करना होता है, ठीक है, तो 90 डेज ऑफ द इंसिडेंट। पार्टीज़ को इंटरव्यू किया जाता है, एविडेंस एग्जामिन किया जाता है। इंक्वायरी को अभी मैंने बताया था, अभी आपने इससे पहले वाली साइड में पढ़ा था, 90 दिन में उसको कंप्लीट करना होता है, ठीक है। उसके बाद वाला भी हम लोग पढ़ लेंगे। जो रिपोर्ट होती है टू बी इशूड विद इन 10 डेज फॉर द कंप्लीशन ऑफ द इंक्वायरी, और मैनेजमेंट जो है उसमें 60 डेज ऑफ रिसीट, मतलब जो भी कमेटी की जो रिपोर्ट आती है उसमें 60 दिन के अंदर वो लोग क्या होता है, एक्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे इस चार्ट के थ्रू आप पूरा समझ सकते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। थैंक यू सो मच, होप यू अंडरस्टूड इट।